हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना सीख रहे हैं जहां हम मॉडल में एक स्टूडेंट्स के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स के मार्क्स, सेकंड टर्म एग्ज़ाम्स के मार्क्स, कितने घंटे पढ़ाई करी और स्कूल अटेंडेंस कितनी थी, ये डेटा इनपुट करते हैं और इनका एनालिसिस करके हमारा मशीन लर्निंग मॉडल बताता है कि इस स्टूडेंट के फाइनल एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स आ सकते हैं। ये प्रोजेक्ट एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है आपको दिखाने के लिए कि आज AI और ML लर्नर एनालिटिक्स में कैसे यूज़ हो रहे हैं। लर्नर एनालिटिक्स का मतलब है डेटा के आधार पर लर्नर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के तरीके ढूंढना। जो मशीन लर्निंग स्किल्स आप सीख रहे हैं वो आज की दुनिया में बहुत यूज़फुल स्किल्स हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे मशीन लर्निंग कैसे काम करती है और फिर हम पिक्टोब्लॉक्स जो कि स्क्रैच पर आधारित है उसमें मार्क्स प्रेडिक्शन का मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे। मशीन लर्निंग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। मेनली हम 3 तरीके की मशीन लर्निंग की बात करते हैं: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये सब जानकारी मैं अपने एक और वीडियो में दे चुका हूँ। मार्क्स प्रेडिक्शन मॉडल बनाने के लिए हम सुपरवाइज लर्निंग यूज़ करेंगे। सुपरवाइज लर्निंग वैसे ही होती है जैसे कभी कभी आप सीखते हो बाय लुकिंग एट मेनी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। तो हम सुपरवाइज लर्निंग में अपने मॉडल में वेरिएबल्स तो फीड करते ही हैं, हम साथ ही सैम्पल डिज़ायर्ड आउटकम्स भी फीड करते हैं। इसलिए इस डेटा सेट को लेबल्ड डेटा कहते हैं क्योंकि इसमें जो आउटकम है वो लेबल्ड है और फिर ये जो डिज़ायर्ड आउटकम है दैट बिकम्स द बेसिस ऑन विच द मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन्स इटसेल्फ। सुपरवाइज लर्निंग को हम 2 टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। एक प्रॉब्लम कैटेगरी है क्लासिफिकेशन और दूसरी कैटेगरी है रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है उसका जो फाइनल आंसर है वो हम डिस्क्रीट कैटेगरीज में फिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम एक ML मॉडल बना रहे हैं जिसमें हम फ़ोटोज़ इनपुट करते हैं और मॉडल बताता है कि वो फ़ोटो कैट की है कि डॉग की है। तो यहाँ पे आउटपुट डिस्क्रीट कैटेगरी है, या तो वो कैट हो सकता है या डॉग हो सकता है। या जो ईमेल स्पैम फिल्टर्स हैं वो भी क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल हैं। और डिजीज़ डायग्नोसिस भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हमारा मॉडल बताएगा कि डायबिटीज़ है कि नहीं है, और अगर डायबिटीज़ है तो वो टाइप 1 का है कि टाइप 2 का है। रिग्रेशन में जो हमारे मॉडल की फाइनल आउटकम है उसको हम कैटेगरीज में नहीं फिट कर पाते हैं, वो एक कंटिन्यूस आउटकम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मॉडल बनाएं जो कि प्रिडिक्ट कर रहा है कि घर का प्राइस कितना होगा बेस्ड ऑन उसमें कितने बेडरूम्स हैं, वो कितना पुराना है, लोकेशन क्या है, तो इस मॉडल की जो आउटकम है वो कंटिन्यूस है क्योंकि जो प्राइस है वो 50 लाख, 55 लाख, 57 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ कुछ भी हो सकता है। वो डिस्क्रीट नहीं है, वो कंटिन्यूस है। तो जो हम मार्क्स प्रेडिक्शन का मॉडल बना रहे हैं वो भी एक रिग्रेशन मॉडल है क्योंकि जो मार्क्स हैं वो डिस्क्रीट नहीं है, वो कंटिन्यूस हैं। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट के 60, 61, 62, 75, 78, 91, 96 कुछ भी मार्क्स आ सकते हैं। अगर हम मॉडल बना रहे होते जो प्रेडिक्ट कर रहा होता कि क्या स्टूडेंट फाइनल एग्ज़ाम में पास होगा कि फेल होगा, तब ये जो प्रॉब्लम है ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती और फिर हम क्लासिफिकेशन के मॉडल्स यूज़ करते। यहाँ पर हम रिग्रेशन मॉडल यूज़ करेंगे। सो टू रीइटरेट, हम सुपरवाइज लर्निंग यूजिंग लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स, इसके आधार पर अपना मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कंसेप्चुअली समझते हैं कि ये जो हमारा रिग्रेशन का मशीन लर्निंग मॉडल है ये काम कैसे करता है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि अगर हमारे पास 2 डेटा पॉइंट्स हैं कि स्टूडेंट्स के टर्म 1 के मार्क्स क्या थे और फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स क्या थे, तो इनकी रिलेशनशिप देखने के लिए हम इनको एक स्कैटर चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं। और स्कैटर चार्ट में प्लॉट करने के बाद हम इनका कोरिलेशन निकालते हैं। तो मान लो हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को यही 2 इनपुट्स फीड कर रहे होते, तो द वे द मशीन लर्निंग मॉडल वुड वर्क इज़ कि वो एक हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप की लाइन बनाता। फिर ये मॉडल इस लाइन को, जो कि इन 2 वेरिएबल्स की रिलेशनशिप डिपिक्ट करती है, उसको यूज़ करता टू मेक प्रेडिक्शंस। तो इस लाइन के बेसिस पे जो कंप्यूटर ने बनाई है, अगर किसी स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स आते तो ये मॉडल कह रहा है कि इस स्टूडेंट के फाइनल एग्जाम्स में 23 मार्क्स आएंगे, जबकि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो है कि जिस स्टूडेंट के 40 मार्क्स आए थे उस स्टूडेंट के फाइनल एग्जाम में 67 मार्क्स आते हैं, जो कि हमारा डेटाबेस में ये एक एंट्री थी।
तो कंप्यूटर को अब पता चलता है कि जो उसने रिलेशनशिप की लाइन बनाई थी उसके हिसाब से जो प्रिडिक्शन है उसमें एरर कितना है, कि उसके हिसाब से मार्क्स 23 आने चाहिए थे, एक्चुअल मार्क्स 67 आए हैं, तो ये एरर है। ऐसे ही कंप्यूटर जो भी रिलेशनशिप की लाइन उसने बनाई है वो हर पॉइंट पे एरर कैलकुलेट करेगा। तो मान लो किसी स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म में 80 मार्क्स आए थे, तो इस रिलेशनशिप लाइन के हिसाब से फाइनल एग्जाम में उस स्टूडेंट के 52 मार्क्स आने चाहिए। असलियत क्या है कि जिसके 80 आए थे उसके फाइनल एग्जाम्स में 77 मार्क्स आए थे, जो कि डेटाबेस में ये एंट्री बताती है। तो अगेन यहाँ एरर है 52 वर्सेस 77। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि हमने एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन बनाई थी कि हमारे पास अगर टर्म 1 के मार्क्स थे तो हमने कहा कि प्रिडिक्टेड मार्क्स 10% ज़्यादा होंगे, और फिर हमने हर प्रिडिक्शन और एक्चुअल फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स थे उनका एरर कैलकुलेट किया। और ये एरर कैलकुलेट करने के बाद हमने एक टोटल एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि हमने एरर में जो हमारा नेगेटिव साइन था वो हटा दिया और फिर हमने एरर कैलकुलेट किया। तो टोटल एब्सोल्यूट एरर जो है वो है 136, और मीन एब्सोल्यूट एरर MAE वो है 13.6, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो 136 डिवाइडेड बाई 10। और फिर हमने कहा था कि अगर हम एक और प्रेडिक्शन करते, जैसे हम कहते कि फाइनल एग्जाम में टर्म 1 से 15% मार्क्स ज़्यादा आएंगे, तो उस मॉडल का फिर से हम एरर कैलकुलेट करते और हम ये देखते कि बिटवीन 10% मोर मार्क्स एल्गोरिदम एंड 15% मोर मार्क्स एल्गोरिदम मीन एब्सोल्यूट एरर किस में कम है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो ये मशीन लर्निंग मॉडल है उसकी पहली ये प्रेडिक्शन थी, तो उसने कोई एल्गोरिदम जनरेट किया कि रिलेशनशिप ये है टर्म 1 मार्क्स और फाइनल एग्जाम मार्क्स की, इसमें उसका मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया। फिर उसने कोई और प्रेडिक्शन करी और उस एल्गोरिदम का मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया, फिर एक और प्रेडिक्शन करी, और इस तरीके से कंप्यूटर बहुत फास्ट बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस करेगा। और जो भी वो एल्गोरिदम बना रहा है, जो भी इस लाइन की इक्वेशन वो बना रहा है, उसका मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करता रहेगा टिल इट फाइंड्स दैट लाइन जहाँ पर कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर मिनिमल है, एंड दैट लाइन देन बिकम्स द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो यहाँ तो मैंने ये सिंपल एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल है टर्म 1 मार्क्स, जिसके बेसिस पे हम फाइनल एग्जाम के मार्क्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पर हम एक्चुअली जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारे पास कई सारे और डेटा पॉइंट्स हैं। हमारे पास स्टूडेंट की अटेंडेंस है, आवर्स ऑफ स्टडी है, टर्म 1 मार्क्स हैं और टर्म 2 मार्क्स हैं। जब हम अपने ML मॉडल में ये सब डेटा इंक्लूडिंग फाइनल एग्जाम मार्क्स ये हम सब इनपुट करेंगे और फिर हम कंप्यूटर को कहेंगे कि फाइंड द लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स, तो उसका जो स्कैटर प्लॉट है वो कुछ ऐसा बनेगा। हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो इस कॉम्प्लिकेटेड स्कैटर प्लॉट में डिफरेंट इक्वेशंस के बेसिस पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट लगाएगा, उसका एरर कैलकुलेट करेगा और ये प्रोसेस वो रिपीट करता रहेगा टिल इट फाइंड्स द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। सो आई होप आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आया कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल काम कैसे करता है जब हम कहते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स। सो इन समरी हम कह रहे हैं कि हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं जिसमें हम इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स दोनों अपने मॉडल को फीड करेंगे, और जो हमारा सिस्टम है वो इस डेटा को बार बार एनालाइज करेगा इन फैक्टर्स की आपस की रिलेशनशिप ढूंढने के लिए, और वो जितनी बार कोई एक प्रेडिक्शन करेगा वो उसका एरर कैलकुलेट करेगा, और ये प्रोसेस वो रिपीट करता रहेगा जब तक एरर मिनिमम नहीं आ जाता। और जिस लाइन ऑफ बेस्ट फिट या जिस इक्वेशन पर एरर जो है वो मिनिमम हो जाता है वो हमारा एल्गोरिदम बन जाता है। इस एरर को मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन भी कहते हैं। और ये एरर कैलकुलेट करने के कई सारे स्टैटिस्टिकल तरीके हैं। हम जो मॉडल यूज़ करेंगे वो MAE मीन एब्सोल्यूट एरर ये यूज़ करेगा। तो मेन समझने वाली बात यह है कि हम मशीन लर्निंग में कंप्यूटर को कोई एल्गोरिदम नहीं देते, जैसे कि 10% मोर मार्क्स देन टर्म 1 मार्क्स। इंस्टेड हम कंप्यूटर को केवल कई सारे वेरिएबल्स और डिज़ायर्ड फाइनल आउटकम देते हैं, और कंप्यूटर इनका बार बार एनालिसिस करके एल्गोरिदम जो है वो खुद से जनरेट करता है, इसलिए इसको मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग की प्रोसेस में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन और डेटा क्लीनिंग या डेटा प्रिपरेशन का,
क्योंकि जब हमारे को डेटा मिलता है तब अभी तो हम एक हाइपोथेटिकल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं जो काफ़ी क्लीन है, पर जब रियल वर्ल्ड का डेटा हमारे को मिलता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमारे मॉडल को ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारे को मॉडल को फीड करने से पहले डेटा को क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है कि हम मशीन लर्निंग का मॉडल कौन सा यूज़ करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन का, रिग्रेशन का, ये चूज़ करते हैं और उसके बेसिस में फिर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होता है। एंड फाइनली जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तब हम उसको डिप्लॉय करते हैं, यानी कि हम उसको यूज़ करते हैं टू मेक प्रेडिक्शंस फॉर न्यू केसेस। हमारे एग्जाम्पल में हम नए स्टूडेंट्स का ये डेटा एंटर करेंगे, आवर्स ऑफ स्टडी, अटेंडेंस, टर्म 1, टर्म 2 मार्क्स, और फिर मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि इनके फाइनल एग्जाम में कितने नंबर आ सकते हैं। तो जो हाइपोथेटिकल डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें 70 स्टूडेंट्स हैं, ये रियल डेटा नहीं है। फिर मशीन लर्निंग में हमें दूसरी बात क्या करनी पड़ती है कि हमारे को डेटा को स्प्लिट करना पड़ता है। तो टिपिकली हम डेटा को 3 कैटेगरीज में स्प्लिट करते हैं। एक बहुत लार्ज पार्ट ऑफ द डेटा तो मॉडल को ट्रेन करने में यूज़ होता है। उसके बाद एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ द डेटा फ्रॉम द सेम डेटाबेस हम यूज़ करते हैं टू वैलिडेट द एल्गोरिदम दैट द मशीन लर्निंग मॉडल इज़ जनरेटिंग। और जो एक लास्ट पार्ट ऑफ द डेटा है वो हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। टेस्टिंग का डेटा ट्रेनिंग या वैलिडेशन में हम कंप्यूटर को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम टेस्टिंग का डेटा भी मॉडल को दिखा देंगे वाइल इट इज़ बीइंग ट्रेन्ड, तो दैट इज़ लाइक सेइंग कि टीचर ने जो क्लास में एग्जाम्पल दिया था वही एग्जाम्पल एग्ज़ाम में भी पूछा, तो फिर स्टूडेंट ने सीखा या नहीं सीखा ये नहीं पता चलता हमारे को। तो मशीन लर्निंग मॉडल को टेस्ट करने के लिए हम बिल्कुल अलग डेटा यूज़ करते हैं जो कि मशीन लर्निंग मॉडल ने ट्रेनिंग के दौरान और वैलिडेशन के दौरान नहीं देखा है। ये स्प्लिट डिफरेंट टाइप की कुछ भी हो सकती हैं। हम 60-20-20 कर सकते हैं कि 60% ऑफ द डेटा ट्रेनिंग में यूज़ हो रहा है एंड 20% वैलिडेशन या टेस्टिंग में यूज़ हो रहा है, या हम 80-10-10। तो ये हमारे ऊपर है, बट मेन बात यह है कि बल्क ऑफ द डेटा ट्रेनिंग में यूज़ होता है एंड सम स्मॉल परसेंटेजेस वैलिडेशन और टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। तो जो हमारा 70 स्टूडेंट्स का डेटा है मैंने उसको स्प्लिट कर दिया है, मैंने 10 स्टूडेंट का डेटा अलग कर दिया है। ये डेटा हम कंप्यूटर को ट्रेनिंग में के दौरान नहीं यूज़ करेंगे, और जब हमारा मॉडल डिप्लॉय हो जाएगा तब हम यहाँ से टेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स हैं। तो हम ये वाला डेटा डाल के देखेंगे कि एक्चुअल रिज़ल्ट हमारे पास है, हम देखेंगे कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्शन कर रहा है। नेक्स्ट हम पिक्टोब्लॉक्स में ये मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं। पिक्टोब्लॉक सॉफ्टवेयर आप स्टेमपीडिया की वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। पिक्टोब्लॉक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पर ऑनलाइन वर्जन में इस वक्त आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स नहीं बना सकते हो। जब आप पिक्टोब्लॉक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा। यहाँ हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए फाइल में जाके हम यहाँ कह रहे हैं ओपन ML एनवायरनमेंट, और यहाँ पर फिर हम कह रहे हैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो आप पिक्टोब्लॉक्स में इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑडियो क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हो। इस वक्त हम नंबर्स या रिग्रेशन बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं, तो मैं ये नंबर CR सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर प्रोजेक्ट का कोई नाम दे रहा हूँ। जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम डेटा सेट यहीं क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम अपना डेटा सेट अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक डेटा सेट है जिसमें 60 स्टूडेंट्स का डेटा हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे और फिर 10 स्टूडेंट्स का डेटा हम बाद में टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। इस डेटा को मैं एज अ CSV फाइल एक्सपोर्ट कर चुका हूँ और CSV फाइल को अब हमारे को पिक्टोब्लॉक्स में इंपोर्ट करना है। तो अब हमारा जो डेटा है वो हमारे पास मॉडल में आ गया है, और यहाँ पर एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम डेटा सेट को शफल कर लें, ताकि अगर कोई भी बायस थी, क्योंकि वो डेटाबेस रोल नंबर वाइज था, तो यहाँ पर जब हम इसको 1-2 बार शफल कर लेते हैं तो ऐसी कोई भी पोटेंशियल बायस जो है वो हट जाती है। फिर नेक्स्ट चीज़ हमारे को क्या करनी है, हमारे को डेटा थोड़ा क्लीन करना है। ऑल्दो ये डेटाबेस ऑलरेडी बहुत क्लीन डेटाबेस है, पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये स्टूडेंट रोल नंबर है और स्टूडेंट रोल नंबर का हमारे मॉडल में कोई यूज़ नहीं है, तो हम स्टूडेंट रोल नंबर को सिलेक्ट करके इस कॉलम को फिर यहाँ पर डिसेबल कर रहे हैं। फिर हमारे को अपने मॉडल को बताना है कि ये जितना भी डेटा है इसमें से कौन सा डेटा है जो कि एक्चुअली आउटपुट है। तो हमारे केस में ये जो फाइनल एग्ज़ाम मार्क्स हैं ये हैं जो कि प्रेडिक्शन का बेसिस बनेंगे।
तो हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ कह रहे हैं सेट दिस एज द आउटपुट। फिर हम यहाँ पर, क्योंकि हम रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ऊपर मोड में क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में रिग्रेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे को अपने मॉडल को ट्रेन करना है। तो हमारा मॉडल अब ट्रेन हो गया है और यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमारे पास ईपॉक्स हैं। ईपॉक का मतलब होता है कि जितना हमारा डेटा था वो सारा मॉडल को एक बार जब पूरा डेटा दिखा दिया जाता है तो उसको एक ईपॉक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 50 ईपॉक थे और ये ग्राफ हमें दिखा रहा है कि हर ईपॉक में जो मीन एब्सोल्यूट एरर है MAE वो कैसे चेंज हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जो मैंने आपको पहले समझाया था कि मॉडल डिफरेंट अजम्पशंस लेके प्रेडिक्शन मॉडल बना रहा है, उस प्रेडिक्शन को अगेंस्ट द एक्चुअल रिजल्ट टेस्ट कर रहा है, उसका एरर कैलकुलेट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि हर नए आइटरेशन में जो एरर है वो कम हो जाए। तो अब हमारे पास ये मॉडल ट्रेंड है, हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। टेस्ट करने के लिए जो हमने अपने डेटाबेस में अलग से 10 रिकॉर्ड्स रखे थे, हम उनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनके फाइनल रिजल्ट्स हमें पता हैं और इससे हमारा मॉडल की एक्यूरेसी जो है वो टेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ हमारा फर्स्ट केस है जहाँ पे अटेंडेंस 85, आवर्स ऑफ स्टडी हैं 68, फर्स्ट टर्म मार्क्स 50 और सेकेंड टर्म मार्क्स 56। और हमने मॉडल ट्रेन किया है हम उसको कह रहे हैं प्रिडिक्ट दी फाइनल एग्ज़ाम मार्क्स। तो वो कह रहा है कि प्रिडिक्शन उसकी है 78 और एक्चुअली है 67। तो अभी जो हमारा मॉडल है वो बहुत एक्यूरेट नहीं प्रिडिक्ट कर रहा है, पर हम एक और ट्राई करके देख सकते हैं। मैं ये रिकॉर्ड नंबर 65 जो है 62, 67, 40, 64, यहाँ एक्चुअल रिजल्ट था 65, हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है 70। हमारा जो अभी करंट मॉडल है वो बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, तो हम इस मॉडल को और एक्यूरेट बना सकते हैं। मॉडल को एक्यूरेट कैसे बना सकते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पिक्टोब्लॉक्स में कॉल करके वहाँ पर इसका एक स्क्रैच पर इंटरफेस बनाएंगे।